जातिवाद में दो चीजों को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पहली तो है परंपरागत पेशे को अपनाना, जो काम बाप कर रहा है वही काम बेटा करेगा। मोची का बेटा मोची बनेगा, नाई का बेटा नाई बनेगा, दर्जी का बेटा दर्जी बनेगा। इस रूढ़िवादी परंपरा ने काफी समय तक भारत में दबदबा बनाया। वर्तमान में ये प्रॉब्लम न के बराबर है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम, अधिकांश लोग इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ हैं। 2016 में सारी के एक सर्वे में पाया गया कि अधिकांश लोग अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह का विरोध करते हैं। ये लोग ऐसे विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून का समर्थन करते हैं। ये काफी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि इतनी लिटरेसी और एजुकेशन के बाद में ये चीज देखी गई। पेरेंट्स की इसी मानसिकता के कारण अधिकांश बच्चे इंटरकास्ट मैरिज करने से भी डरते हैं। जो कपल किसी तरह इंटरकास्ट मैरिज करते हैं उनका भी नतीजा बहुत खतरनाक होता है। हरियाणा में 23 साल के नीरज की शादी करने पर हत्या कर दी, क्योंकि ये दूसरी जाति का था। कास्टिज्म का अगला स्टेज और भी खतरनाक है। नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। गोडसे एक ब्राह्मण था, इसलिए महाराष्ट्र में सभी ब्राह्मणों को निशाना बनाया गया। इस दंगे में कई ब्राह्मण मारे गए। हालांकि नाथुराम गोडसे गलत था, वो एक दोषी था, उसने गलत काम किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके पूरे जाति को ही निशाना बनाओ। किसी एक व्यक्ति ने गलती की है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पूरी जाति ही गलत है। इसके बाद अनेक कास्ट बेस्ड वायलेंस की घटनाएं सामने आने लगी। बेसिकली कास्टिज्म से सबसे अधिक परेशान दलित समुदाय है। 2019 में एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चलता है कि इंडिया में 2019 में हर दिन 88 रेप हुए थे। इनमें से कम 11% दलित समुदाय से थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 की तुलना में 2019 में एससी के खिलाफ 7% और एसटी के खिलाफ 26% मामलों की वृद्धि हुई। ब्राह्मणों का एक बड़ा समुदाय कहता है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को पड़ोसी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं जो अनुसूचित जाति का है। लेकिन अधिकांश भारतीयों का कहना है कि जातिगत भेदभाव नहीं है। 2/3 एसटी एससी का कहना है कि उनके खिलाफ ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत में डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं? 24% इंडियंस का कहना है कि उनके सभी करीबी दोस्त उनके जाति के ही हैं और 46% कहते हैं कि उनके अधिकांश दोस्त उनकी जाति के हैं। इन डेटा से एक निष्कर्ष ये भी निकलता है कि इंडिया में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन शायद कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी समान है। असमानता अभी भी जातिगत रूप से पाई जाती है। लेकिन ये कास्टिज्म और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आखिर क्यों है? प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था थी। समाज को 4 भागों में बांट दिया गया, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, और इनका काम फिक्स कर दिया और इनको कहा है कि तुम पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते रहो। लेकिन करण जैसे ऐसे कुछ पर्सनैलिटी भी हुई थी जिन्होंने अपने परंपरागत काम को छोड़कर एक अलग फील्ड ही सेलेक्ट किया था। वर्ण व्यवस्था के बाद में इसने धीरे धीरे कास्ट का रूप धारण कर लिया और कास्ट के बाद में ये अपने आप एक कास्टिज्म बन गई। जिसने भी भारत पर शासन किया है उसने कास्ट और कास्टिज्म का जबरदस्त फायदा उठाया। अंग्रेजों ने तो सबसे अधिक फायदा उठाया। अंग्रेजों ने यहाँ पर जाति के आधार पर फूट डालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अंग्रेज तो दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन की व्यवस्था करना चाहते थे, लेकिन गांधी ने इस चीज का विरोध किया और कहा है कि तुम जाति के आधार पर फूट डाल रहे हो। फिर इस चीज को BR अम्बेडकर ने भी समझा और अम्बेडकर ने कहा है कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले अम्बेडकर भी चाहते थे कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था हो। फिर गांधी के कहने पर अम्बेडकर ने भी इस बात को समझा। हमारे संविधान का आर्टिकल 15 किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 15(4) कहता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार है। तो इसका मतलब ये है कि रिजर्वेशन सही है। यदि रिजर्वेशन सही है तो समानता की बात कहाँ रहेगी? आर्टिकल 15 खुद कहता है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि किसी एक वर्ग को हम विशेष सुविधा देंगे तो अपने आप ही दूसरे वर्ग के साथ में भेदभाव होगा। लेकिन यदि रिजर्वेशन नहीं देंगे तो एक वर्ग जो पिछड़ा है वो पिछड़ा का पिछड़ा ही रहेगा। शुरू में रिजर्वेशन की व्यवस्था केवल 10 साल के लिए की गई, लेकिन बाद में नेताओं ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसे हटाया नहीं। क्योंकि यदि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी या एक पर्टिकुलर नेता इस चीज के विरोध में कहता है तो वो एक दल जिसको रिजर्वेशन मिला है वो इसके खिलाफ में वोट देंगे। बीजेपी सरकार सबसे तेज निर्णय लेने वाली सरकारों में से एक है। बीजेपी के बारे में ऐसा कहा जाता था कि ये रिजर्वेशन को हटा देगी, लेकिन ये भी राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा नहीं करेगी। रिजर्वेशन सही है या फिर गलत है, रिजर्वेशन पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। लेकिन यहाँ पर कास्ट की बात हो रही है तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की भी बात होनी चाहिए। देखो, रिजर्वेशन गलत नहीं है। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन मतलब कि जाति के आधार पर आरक्षण गलत है। रिजर्वेशन की व्यवस्था आय के आधार पर या फिर यूं कहे कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होनी चाहिए।
जाति के आधार पर रिजर्वेशन क्यों नहीं होने चाहिए, इसके बेसिकली मैं दो कारण देना चाहता हूं। एक तो ये है कि उस जाति के हर व्यक्ति हो सकता है कि रिजर्वेशन का हकदार नहीं हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक जाति का सभी लोग ही पिछड़े हुए हो। और दूसरी बात यह है कि यदि किसी एक जाति को आरक्षण मिला है तो दूसरी जाति भी विरोध प्रदर्शन करेगी, हड़ताल करेगी, रैली करेगी कि हमें भी आरक्षण दो। जैसे आपने आए दिन न्यूज चैनल और टीवी में देखा होगा कि कई पर्टिकुलर जाति जो है आरक्षण के लिए हंगामा करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, आंदोलन करती है। जैसे हरियाणा में जाट आंदोलन और राजस्थान में गुर्जर आंदोलन, इसके साथ साथ और भी कई ऐसे आरक्षण के लिए आंदोलन हुए। कास्ट का पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन अपने फायदे के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने के लिए जातिगत राजनीति पर बहुत ध्यान देती है। चुनाव में अधिक जाति के कैंडिडेट को ही खड़ा करते हैं। नॉर्मली अधिक जाति का कैंडिडेट जीत जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि दो पार्टी अधिक जाति के कैंडिडेट को खड़ा करती है, जिससे उस जाति के वोट बढ़ जाते हैं। आधे वोट इधर चले जाते हैं और आधे इधर। फिर जो तीसरी पार्टी है वो क्या करती है, 2 नंबर की जाति के कैंडिडेट को खड़ा करती है और कई मामलों में वो चुनाव जीत भी जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जातिगत राजनीति को ध्यान में रखने के साथ साथ एक पर्टिकुलर जाति के लिए भी होती है, या फिर यूं कहे कि एक पर्टिकुलर जाति उस पार्टी को समर्थन करती है। जैसे बसपा अनुसूचित जाति के लिए और बीजेपी हिंदू के लिए, यहां तक कि कांग्रेस जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी भी जाति का बखूबी इस्तेमाल करती है। खैर, पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन तो जाति और जातिवाद का बखूबी इस्तेमाल करती है, लेकिन हमें व्यक्तिगत रूप से इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। हमें जाति के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर वॉयलेंस, मतभेद, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए और जहां तक संभव हो एकता और समानता बनाए रखनी चाहिए। हमें अपने को जागरूक रखना है, अपनी एक पॉजिटिव सोच रखनी है। जहां तक संभव हो आप सोशल इशू पर बात कीजिए, न केवल कास्टिज्म बल्कि और भी बहुत सारे सोशल इशू हैं जहां पर हमको बात करनी जरूरी है और समझना चाहिए इन इश्यू को। इसके बाद में खुद को एजुकेट करना है और लगातार जागरूक करते रहना है। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो सोशल इशू पर बनाए थे जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक में मैंने टेररिज्म के बारे में डिटेल से बात की है। टेररिज्म न केवल एक सोशल इशू है बल्कि ये एक ग्लोबल इशू बन गया है, जिस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको फंडिंग कौन करता है, और इसके साथ साथ मैंने राजनीतिक अपराधीकरण पर भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि अपराधी किस तरह से राजनीति में प्रवेश करते हैं। जनता के जो भक्षक होते हैं वही रक्षक बन जाते हैं और हमें पता है कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट अपराधी है, फिर भी हम उसे वोट क्यों देते हैं। इस पर मैंने डिटेल से बात की है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। मिलते हैं एक और नई सोशल इशू के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।